हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस। स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे, जहां पर अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो अपने इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने जितनी भी टेक्निक सीखी है सर, उन टेक्निक्स को इस सवाल के लिए भी अप्लाई करते हुए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ताकि सही तरीके से सवाल का डायग्राम बना पाए। सवाल यहां पे कह रहा है सर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is root under AB meters. अब कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, सवाल के जो सॉल्यूशन का मैथमेटिकल पार्ट है ना, वो बहुत इजी है। उसके बाद भी स्टूडेंट्स इस सवाल में बहुत परेशान रहते हैं, और परेशानी का कारण मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं बल्कि सवाल का फिगर है। स्टूडेंट्स इस सवाल के बनने वाले फिगर के कारण परेशान रहते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि इस सवाल के लिए फिगर किस तरीके से बनाया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस सवाल को बहुत सारे टीचर से पूछोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको नॉर्मली एक ही टाइप का फिगर मिलेगा। लेकिन यहां पे पहले ही एक बार जान लो कि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए 12 तरीके से फिगर बनाया जा सकता है। पहले ही इस बात को दिमाग में डाल लो कि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए 12 पॉसिबिलिटीज हो सकती है फिगर बनाने की। परेशान बिल्कुल मत हो, हर कहानी को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इस सवाल में बहुत सारी अच्छी चीजें हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल के फिगर की कहानी को स्टार्ट करते हैं। सर ध्यान से सुनिएगा। देखो, सवाल के अंदर एक टावर पे चर्चा चल रही है सर, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो टावर होगा वो हवा में उड़ तो रहा नहीं होगा सर। टावर कहां बना होगा? जमीन पे बना होगा। यानी कि यहां पे सवाल को पढ़ के इनडायरेक्ट तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपने ग्राउंड की बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने जमीन की बात करनी पड़ेगी। और हमने यह सीखा है सर कि कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में अगर ग्राउंड की बात होती है, जमीन की बात होती है, तो हम बाय डिफॉल्ट अपने ग्राउंड को, अपने जमीन को बिल्कुल लेवल्ड, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं सर। तो पहले अपना ग्राउंड बना लेते हैं। तो हमने अपने कंसेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए अपना ग्राउंड ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल लेवल्ड, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर। अब इसी ग्राउंड के ऊपर हमारा टावर होगा। अब फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगेन, मैंने आपको कई बार बोला है कि इस चैप्टर के सवालों में अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो वो कंस्ट्रक्शन नॉर्मली अपने हाइट वाले डायमेंशन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी वजह से इस चैप्टर के सवालों में किसी भी कंस्ट्रक्शन को हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं सर। और हमें यह भी पता है कि यह कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली जो वर्टिकल लाइन होती है सर, इसको हमेशा हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो, ये हमारे सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा हो बाय डिफॉल्ट। ये भी हमें पता है। तो इतनी बातों को दिमाग में रखते हुए अपने जमीन पे अपना टावर बना लेते हैं इस तरीके से कि हमारा टावर जमीन के साथ परपेंडिकुलर हो सर। टावर बना लेते हैं। तो ये हमने अपना मान लो टावर बना लिया। क्लियर है? सच दैट कि ये 90 डिग्री है। इतना समझने में किसी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि इस सवाल के लिए 12 तरीके से फिगर बना सकते हैं। तो ये जो 12 के 12 फिगर होंगे ना, उन 12 फिगर में आपको इतना पोर्शन तो मिलने वाला है गारंटेड। अब देखो, कहानी इसके बाद से इंटरेस्टिंग हो रही है। कैसे इंटरेस्टिंग हो रही है समझिएगा बात को। तो सवाल यहां पे आगे कहता है कि जो ऑब्जर्वर है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल आगे कहता है कि जो ऑब्जर्वर है वो टावर के टॉप को देख रहा है। जो ऑब्जर्वर है वो टावर के टॉप को देख रहा है। अब देखो, ऑब्जर्वर कहां पे है?
तो सवाल आपको बता रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो दो अलग अलग पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहा है। सवाल आपको बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो दो अलग अलग पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहा है इन सच अ वे दैट कि हमारे ये जो दो पॉइंट है और हमारे टावर के बेस वाला जो पॉइंट है, कुल मिला के ये दो पॉइंट टावर के बेस वाला पॉइंट मिला के कितने हो गए? 3 पॉइंट। यानी इन सच अ वे दैट ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, इन सच अ वे दैट ये 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इतने पोर्शन को फिर से रिपीट मार रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सवाल आगे कहता है सर कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो टावर के टॉप को देख रहा है। अब देखो ऑब्जर्वर कहां से टावर के टॉप को देख रहा है, तो सवाल आपको बता रहा है कि मेरा जो ऑब्जर्वर है ना वो दो अलग अलग पॉइंट से, वो दो अलग अलग बिंदु से टावर के टॉप को देख रहा है इन सच अ वे दैट कि वो जो दो पॉइंट है और मेरे टावर के बेस वाला जो पॉइंट है, कुल मिला के ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। सर देखो लिखा हुआ है। अब आपको इस सिचुएशन को फिगर में रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सर ये मेरा टावर है, ये मेरे टावर का बेस है, यानी कुल मिला के ये मेरे टावर के बेस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है। ऑब्जर्वर के बारे में आपको बोला गया है कि ऑब्जर्वर दो अलग अलग पॉइंट से मेरे टावर के टॉप को इस तरीके से देख रहा है कि वो दो पॉइंट और मेरे टावर के बेस वाला पॉइंट, कुल मिला के ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे कैसे अपने ऑब्जर्वर को प्लेस कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर एक सिचुएशन में ऐसी मान सकता हूं कि मेरे जो दोनों के दोनों पॉइंट हैं वो टावर के इसी साइड है, ठीक है सर। एक सिचुएशन में ऐसी मान सकता हूं। अब यहां जो कहानी कही गई थी पॉइंट्स के बारे में, क्या इस सिचुएशन में वेरीफाई हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे बोला जा रहा था कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो दो अलग अलग पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहा है इन सच अ वे दैट ये दो पॉइंट और टावर के बेस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट, कुल मिला के ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो क्या अभी इस सिचुएशन में ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हो रहे हैं? क्या ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। यानी कि ऐसा केस बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है सर। समझ में आया? आगे चलते हैं। सर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपने दोनों के दोनों पॉइंट को इस तरफ मान लेते हैं। अब इस तरफ मानेंगे तो अगेन कहानी को दोहरा के देखते हैं कि यहां से कहानी सिद्ध हो रही है कि नहीं सर। तो हमें बोला जा रहा था कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो दो अलग अलग पॉइंट से मेरे टावर के टॉप को इस तरीके से देख रहा है कि वो दो पॉइंट और मेरे टावर के बेस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट, कुल मिला के ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। नहीं कर रहे हैं क्या? इस केस में भी कर रहे हैं सर। यानी ऐसे कहानी भी आप आगे बढ़ा सकते हो। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अगेन एक और पॉसिबिलिटी बनती है सर, जो कि नॉर्मली आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी या नॉर्मली आपको टीचर नहीं बताएगा। एक और पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है ना सर कि एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट यहां पे हो और दूसरा पॉइंट यहां कहीं हो। क्योंकि मुझे बोला जा रहा था कि मेरा ऑब्जर्वर दो अलग अलग पॉइंट से टावर के टॉप को इस तरीके से देख रहा है कि वो दोनों पॉइंट और उसके साथ साथ मेरे टावर के बेस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट, कुल मिला के ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं सर। इस केस में भी कर रहे हैं। तो आपके पास कुल मिला के अभी फिलहाल फिगर बनाने की तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है सर। कैसे 12 फिगर आएंगे समझाऊंगा, अभी ध्यान से बस सुनते चलो। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ रही है। सभी को इतना समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो यहां पे, तो यहां पे सिर्फ फिलहाल मैं किसी एक केस को कंसीडर करता हूं। मान लो मैं इधर वाले केस को कंसीडर करता हूं कि मेरा एक पॉइंट कुछ इस तरफ है और एक पॉइंट यहां पे कुछ इस तरफ है। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स की टावर के बेस से कितनी दूरी है आपको बता दिया गया है। आपको बता दिया गया है सर कि इन दोनों पॉइंट्स की जो टावर के बेस से दूरी है सर वो A और B है। समझिएगा। अब आपको आगे बता दिया गया है कि ये जो दो पॉइंट्स है जहां से मेरा ऑब्जर्वर मेरे टावर के टॉप को देख रहा है,
इन दो पॉइंट्स की टावर के बेस से जो दूरी है सर वो ए और बी है। अब सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में यह आएगा सर कि मुझे सवाल बस इतना बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स की टावर के बेस से जो दूरी है वो ए और बी है, तो मैं इस दूरी को ए मानूं, इस दूरी को बी मानूं, या फिर मैं इस दूरी को ए मानूं और इस दूरी को बी मानूं। अब आपके दिमाग में यह डाउट आएगा सर कि इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, या फिर इसको ए मानूं, इसको बी मानूं। अब आपके दिमाग में यह डाउट आएगा सर कि इनमें ए और बी किसको मानना है, कैसे मानना है। तो देखो, सवाल ने यहां पे लैंग्वेज में कहीं पे भी क्लियर नहीं किया है कि जो पॉइंट टावर के नजदीक है उसको ए मानो या फिर बी मानो। अगेन, जो पॉइंट टावर से दूर है उसको ए मानो या बी मानो, ऐसा कुछ कहा है क्या सवाल में? कुछ नहीं कहा है सर। अब चूंकि कुछ भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो यहां पे आपके पास पर्सनल चॉइस है कि आप किसको ए मानना चाहते हो, किसको बी मानना चाहते हो। यानी कि आप चाहो तो बड़े वाले को ए बोल दो, छोटे वाले को बी बोल दो, या फिर अगर आप चाहो तो छोटे वाले को ए बोल दो, बड़े वाले को बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों ही रास्ते सही हैं। हां, अगर सवाल ऐसा बोलता आपको कि टावर के जो नजदीक वाला पॉइंट आपने माना है उसको ए या बी मानो, अगेन इसी तरीके से सवाल आपको ऐसा बोलता कि टावर से जो दूर वाला पॉइंट माना है उसको ए या बी मानो, तब मैं फिक्स रहता कि किसको ए मानना है, किसको बी मानना है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मुझे बस इतना बोला गया है कि इन दो पॉइंट्स की टावर के बेस से जो दूरी है वो ए और बी है। अब चूंकि क्लैरिटी नहीं है, तो यहां पे मेरे पास ये पर्सनल चॉइस है कि मैं किसको ए मानना चाहता हूं, कौन सी दूरी को बी मानना चाहता हूं। मैं चाहूं तो इसको ए मान लूं, इसको भी मान लूं, या फिर मैं चाहूं तो इसको ए मान लूं, इसको भी मान लूं, प्योरली आपकी मर्जी है। इतनी कहानी सभी को समझ में आई क्या? आनी चाहिए। तो मान लो मैंने रैंडमली क्या किया सर, बड़े वाले को ए माना, छोटे वाले को बी मान लिया, ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या जानकारी दी जा रही है। अब आपको आगे बोला जा रहा है सर, फिर से एक इंटरेस्टिंग बात आपको बोला जा रहा है सर कि इन दोनों पॉइंट से जब टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहा है सर, समझना बात को, कि ये मेरे ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से और मेरा जो ऑब्जेक्ट है सर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऊपर की तरफ है। मुझे दिख रहा है सर कि मेरा ऑब्जर्वर यहीं पे है, यहां से ऊपर की तरफ है मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है सर, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ है। अब चूंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ है सर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बनेगी, दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बनेगी। तो देखो, दोनों ही केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, तो उनके बारे में आपको बोला जा रहा है सर कि दोनों केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो दोनों एंगल्स मिलके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। क्या बोला गया आपको? बोला जा रहा है सर कि दोनों ही केसेस में जो आपके दो एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे वो दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। कुल मिला के बोला जा रहा है सर कि यहां से जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं सर। देखो बोला जा रहा है, इतना क्लियर हुआ, इतनी कहानी समझ में आई, आनी चाहिए। अब मैंने जो आपको 9th में मैथ्स पढ़ाई थी उसको याद करो। क्या पहली बार हमने कॉम्प्लीमेंट्री सुना है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कहानी? नहीं सर, पहली बार नहीं सुना, हमने पहले भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कहानी सुनी है। तो कब हम कहते हैं कि हमारे एंगल का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? तुरंत कह दोगे सर कि अगर हमारे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तभी हम कह देते हैं कि हमारे वो जो दो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। याद करिए, हमने पढ़ा है सर कि जब हमारे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तभी हम कहते हैं कि हमारे जो दो एंगल्स हैं सर वो क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। इतना समझ में आया, इतनी क्लैरिटी मिली, सभी को मिलनी चाहिए। अब आगे प्रोसीड करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ा सा एंगल मार्क कर लेते हैं। क्या करते हैं सर, थोड़ा सा एंगल मार्क कर लेते हैं। कौन सा कलर लूं? मान लो ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे पता है सर एंगल बनाने के लिए कुल मिला के मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, मुझे लाइन ऑफ साइट चाहिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, आप कह सकते हो सर कि सवाल ने तो मुझे लैंग्वेज में कहीं नहीं बोला है कि यहां पे ऑब्जर्वर है,
या फिर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे सर सवाल ने तो लैंग्वेज में डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कहां पे है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया? इसका जवाब हमें मालूम है। कभी भी अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन छिपाई जाती है तो मैंने आपको सिखाया है कि आपके सवाल के लैंग्वेज में जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाली लाइन होती है, उसी लाइन में यह इंफॉर्मेशन छिपी होती है। आपको कुल मिला के अपनी उस लाइन में फ्रॉम और ऑफ को ढूंढना है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ऑब्जर्वर कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है। लग जाओ काम पे। तो यहां पे सर जो एंगल बताने वाली लाइन है ना, ये पूरी की पूरी यही लाइन ही है। ये पूरी यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। यही मेरी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाली लाइन है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फ्रॉम और ऑफ को ढूंढूंगा, ध्यान से देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब देखो ये वाला ऑफ तो आपको लेना नहीं है, मैंने आपको सिखाया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला ऑफ नहीं लेते। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब एक ऑफ आया है सर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऑफ का जो इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट बताने के लिए होता है। तो ऑफ का इस्तेमाल टावर के टॉप के लिए हो रहा है। तो कुल मिला के मुझे क्लियर है सर कि यही टावर का टॉप जो है ये मेरे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो यहीं पे कॉमन सेंस से समझ में आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया है मतलब यही दोनों मेरे ऑब्जर्वर की लोकेशन होगी। इन्हीं दोनों पॉइंट से मेरा जो ऑब्जर्वर है वो टावर के टॉप को देख रहा है। यहीं से क्लियर है। आप चाहो तो आगे लैंग्वेज से वेरीफाई भी कर सकते हो। आगे चलते हैं सर। तो ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distances a and b meter from the base and in the same straight line। अब देखो ये जो फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है किसके लिए हुआ है? तो ये जो फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है सर उन 2 पॉइंट्स के लिए हुआ है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो हम इन्हीं 2 पॉइंट्स की तो चर्चा कर रहे थे, इसी के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है। और फ्रॉम का इस्तेमाल हमें यह बताता है कि ऑब्जर्वर कहां पे, यानी कि इस केस में सर एक बार मेरा ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, एक बार मेरा ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर होना चाहिए। तो डायग्राम का जो मेन काम था वो मेन काम हमने कंप्लीट कर लिया सर। अब आगे का एंगल का जो डायग्राम का वर्क होता है वो भी इजी होता है, 30% काम वो भी इजी होता है सर। सबसे पहले एंगल की कहानी पे लौटते हैं। तो क्या आपको ऑब्जर्वर के डायमेंशन के बारे में कुछ भी बताया गया कि ऑब्जर्वर कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है? नहीं बताया गया। तो क्या मानोगे ऑब्जर्वर को? एक पॉइंट ऑब्जर्वर मानोगे, यानी कि यहां पे भी पॉइंट ऑब्जर्वर मानेंगे, यहां पे भी पॉइंट ऑब्जर्वर मानेंगे सर। क्लियर है? अब हॉरिजॉन्टल कैसे बनाते हैं? तो ऑब्जर्वर की आंखों से सीधा देख लोगे, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा सर। अब चूंकि मेरा ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है सर, तो उसी पॉइंट पे ऑब्जर्वर की आंखें हैं। तो अगर मान लो फिलहाल के लिए मैं इस वाले को अपना ऑब्जर्वर कहता हूं, तो यहां पे इसकी आंखें हैं, आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। कुल मिला के आपको दिख रहा होगा सर कि आंखों से सीधा देखने पे यही तो ब्लैक वाली ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन मिलेगी, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है। समझ में आ रहा है? अब इस बिंदु से भी वेरीफाई कर सकते हो कि ये मेरी ऑब्जर्वर की आंखें, आंखों से सीधा देख लेगा तो अल्टीमेटली यही लाइन तो मिलेगा, यानी यहां से भी पता लग रहा है कि यही हॉरिजॉन्टल का काम कर रहा है। और मैंने आपको सिखाया भी है कि अगर आपके ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होता है और ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर होता है, तो उस केस में वो जो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होती है जहां पे ऑब्जर्वर है, वही लाइन हॉरिजॉन्टल का काम करती है। तो कुल मिला के मैं श्योर हो चुका हूं सर कि यही ब्लैक लाइन मेरे हॉरिजॉन्टल का काम कर रही है, यही ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन मेरे हॉरिजॉन्टल का काम कर रही है। अब लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं सर। लाइन ऑफ साइट कैसे बनाते हैं? तो ऑब्जर्वर की आंखों को अगर हम किससे ज्वाइन कर देंगे सर? ऑब्जर्वर की आंखों को अगर हम ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर यहां पे था, तो यहां पे ऑब्जर्वर की आंखें, तो ये रही आंखें और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे सर, लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। तो पहले अपना पहला वाला लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं सर। पहले अपना पहला वाला लाइन ऑफ साइट यहां पे सीधी लाइन बना लेते हैं। सीधी लाइन बनती तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे बन जा भाई सीधे। अरे यार हाथ टेढ़ा क्यों हो जा रहा है? हाँ, अब जाके सीधी लाइन बनके तैयार होगी सर। तो एक लाइन ऑफ साइट बना लिया। अब अगेन आपको एक और पॉइंट से ऑब्जर्वेशन करनी है, यानी कि अब अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को यहां पे मान लूं सर, तो ऑब्जर्वर की आंखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट, अगेन इसको भी ज्वाइन कर दोगे तो एक और लाइन ऑफ साइट मिलेगा सर। तो एक और लाइन ऑफ साइट को मान लो किस कलर से? रेड कलर से शो कर देते हैं। तो एक और लाइन ऑफ, रेड कलर बढ़िया नहीं रहेगा, दूसरा कलर लेते हैं, मान लो ब्लैक ही लेते हैं।
ब्लैक से शो कर देते हैं सर, ठीक है। तो एक और लाइन ऑफ साइट बना ली, क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, क्या आना चाहिए। अब अपने एंगल की बात कर लेते हैं। तो हम ये समझ चुके थे सर पहले ही कि यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन की ही बात होगी, क्योंकि मेरे ऑब्जर्वर से, मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, यानी दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बनेगी, यानी दोनों ही एंगल मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन होने वाले हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता कैसे है सर? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एक्यूट एंगल होता है वही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। सबसे पहले मुझे पता है सर कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। मान लो पहले वाले इस लाइन ऑफ साइट की बात कर लेते हैं, तो इस वाले लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे सर, तो इनके बीच में मुझे एक ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है। काम का कौन होगा सर? ये वाला, क्योंकि ये एक्यूट है सर, ये मेरे काम का नहीं होगा। तो एक केस के लिए हमने अपना एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरे केस पे चलते हैं सर। हॉरिजॉन्टल तो यही है, अब इस केस में लाइन ऑफ साइट ये है सर। अब इसके लिए अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूंगा तो मुझे दिख रहा है सर, एक तो ये एंगल मिल रहा है डबल वाला, और एक ये वाला एंगल मिल रहा है सर। अब काम का एंगल कौन होगा? एक्यूट वाला, यानी कि ये होगा सर। इसको नहीं लेंगे तो हमें अपना एक और एंगल ऑफ एलिवेशन भी मिल चुका है सर। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इन्हीं एंगल्स के लिए सवाल आपको कह रहा था कि आपके इस ब्लू एंगल और ब्लैक वाले एंगल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो सम 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? क्या क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एंगल को क्या माने, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप किस भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो ब्लू वाला एंगल है ये अल्फा है, मान लो मैंने मान लिया, और इस ब्लैक वाले एंगल को मान लो मैंने बीटा मान लिया। तो आपने जो माना है उसके हिसाब से अगर मैं सवाल को फिट करूं तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि मुझे बोला जा रहा है सर कि ये दोनों एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा सर। यानी इन एंगल्स के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको सवाल में गिवन है। इतना समझ में आया? क्या आना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, क्यों मैं कहता हूं कि सिर्फ सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सवाल पे सोचना देखो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आपने जैसे ही अल्फा बीटा माना तो दो वेरिएबल है, अल्फा बीटा दोनों में से कोई आपको मालूम नहीं है, दो वेरिएबल है ना कुल मिला के। मैं यहां पे चाहूं तो एक वेरिएबल से भी काम निकाल सकता था, समझिएगा बात को। मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लूं तो यहां पे एक वेरिएबल की मदद से भी अपना काम निकाल सकता था। और ये चीज याद करो, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में सिखाई थी कि बहुत सारे सवाल जो कि हम दो वेरिएबल से बनाते हैं उनको थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो एक वेरिएबल से भी काम करके आसानी से बना सकते हैं। क्या ये दिमाग यहां नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे? समझिएगा बात को। मैं क्यों अननेसेसरली दो वेरिएबल मानूं? मुझे यह बोला गया है ना कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो देखो मैं क्या दिमाग लगाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैं इस ब्लू वाले एंगल को अगर थीटा बोल देता हूं और मुझे पता है सर कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो दूसरा वाला मैं थीटा के टर्म में सीधे लिख सकता हूं कि ब्लैक वाला जो एंगल होगा सर ये 90 माइनस थीटा होगा। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को क्या नहीं होनी चाहिए। मुझे देखो क्या बोला जा रहा था, मुझे बोला जा रहा था ना कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अननेसेसरली दो वेरिएबल की क्या जरूरत जब एक वेरिएबल से काम हो जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल से कम लिखना पड़ेगा, कम सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम बचेगा। हां, आप अल्फा बीटा मान के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर काम जल्दी हो रहा है तो काम को मेहनत वाला क्यों बनाना। तो जब एक वेरिएबल से काम हो रहा है तो दो वेरिएबल पे जाने की क्या जरूरत है सर। तो कुछ भी पढ़ते हो ना पुराने के चैप्टर्स में, उनको थोड़ा याद रखा करो, उनको इस्तेमाल किया करो। बस पढ़ो मत पढ़ने के लिए, उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और प्रिंस सर से मैथ्स पढ़ रहे हो तो इस्तेमाल करना तो बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। क्लियर है सर? अब देखो यहां पे, तो अगर एक एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं सर, तो दूसरा वाला क्या हो गया 90 माइनस थीटा। दोनों एंगल को जोड़ के देखो क्या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आप कहोगे सर आपने 90 माइनस थीटा ही क्यों माना, आप 180 माइनस थीटा क्यों नहीं माने, आप 270 माइनस थीटा क्यों नहीं माने? समझदारी से समझ लो। देखो अल्फा था, बीटा था, सही बात है। मैंने अल्फा को क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। तो अगर मैंने अल्फा को थीटा बोल दिया और मैं आपसे पूछूं कि बीटा यहां से निकाल के बताओ क्या होगा, तो बीटा क्या बोल देते सर? थीटा को उधर भेजो, 90 माइनस थीटा। इसलिए तो दूसरा वाला मैंने 90 माइनस थीटा माना सर।
समझ में आया फंडा? क्लियर हुआ यहां पे कि इन एंगल्स को किस तरीके से मानेंगे जिससे कम लिखना पड़े, आसानी से काम हो, समझ में आना चाहिए सर। इतनी क्लैरिटी मिली सभी को फिगर में क्या? इतनी क्लैरिटी सभी को बकायदा अच्छे से मिलनी चाहिए। फटाफट पहले तो आप ये वाला फिगर बनाओ, फटाफट बिल्कुल ये वाला फिगर बनाओ। अब आपको देखो फाइनली करना क्या है, तो आपको टावर के हाइट पे बात करनी है। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे टावर के हाइट है क्या है सर? h। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे टावर की हाइट क्या है सर? h। तो आपको टावर की हाइट को प्रूफ करना है कि ये जो हाइट होगी ये √AB मीटर्स के बराबर होगी, यानी कि कुल मिला के आपको अपने टावर के हाइट को A और B के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब भावनाओं को समझिएगा सर, आपके टावर का जो हाइट है उसमें थीटा की कोई कहानी नहीं है। आपने जो एंगल माना है उसकी कोई कहानी आपको हाइट में नहीं दिख रही है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि जब सॉल्व करोगे तो थीटा अल्टीमेटली एलिमिनेट होके खत्म हो जाएगा। इससे यह समझ में आता है कि जब सॉल्व करोगे तो थीटा अल्टीमेटली एलिमिनेट होके खत्म हो जाएगा और मेरे हाइट की कहानी A और B के टर्म में आ जाएगी। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए सर। अब यहां पे थोड़ा सा ये जो 12 फिगर मैं बार बार बोल रहा था ना, उसको यहां पे और क्लियर करता हूं कैसे 12 फिगर बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो एक फिगर हो गया, ठीक है, ये एक फिगर हुआ। अब देखो एक और फिगर कोई दूसरा स्टूडेंट कैसा मान सकता था? हो सकता था कि वो क्या करता, वो इसको A बोल देता और इसको B बोल देता। बिल्कुल हो सकता था, हमने अभी अभी देखा है सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो दो टाइप का फिगर मिला। अब और देखना, एक और बात, हो सकता था कि अगर मैं यहां पे इसी को A रहने देता हूं, सॉरी इसको B रहने देता हूं, इसको A रहने देता हूं सर कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो समझिएगा बात को, हो सकता था वो इस एंगल को 90 माइनस थीटा बोल देता, इसको थीटा बोल देता। अल्टीमेटली बोला क्या जा रहा है? अल्टीमेटली आपको यह बोला जा रहा है कि दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन का जो सम है, जो जोड़ है सर, वो 90 डिग्री के बराबर है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो कर सकता था कि इसको थीटा मान ले तो ये एंगल उस हिसाब से 90 माइनस थीटा हो जाता। ऐसे नहीं कर सकता था क्या? बिल्कुल कर सकता था। ये तरीका भी सही है, ये फिगर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी तरीके हो गए सर? 3 तरीके अभी तक। अगेन कोई स्टूडेंट इस केस में, ध्यान देना, इस वाले केस में यह हो सकता था कि इसको A मान लेता, इसको B मान लेता, यह भी कर सकता था सर। कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। कितने तरीके आ गए सर? 4 तरीके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो यहां से यानी कि जब मैंने अपने दोनों पॉइंट को टावर से लेफ्ट हैंड साइड में रखा, 4 तरीके मिले, सही बात है। अब इसी तरीके से कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता था दोनों पॉइंट को राइट हैंड साइड में रखता, तो राइट हैंड साइड में रखता, फिर से उसको 4 मिलते। 4 + 4 कितने हो गए? 8 तरीके तो मुझे यहीं पे दिखने लगे सर, 8 तरीके तो मुझे यहीं पे दिखने लगे फिगर बनाने के। तो आप इन 8 में से एग्जाम में कोई सा भी एक फिगर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, ताली ठोक के नंबर मिलेंगे। भावनाएं समझ में आ रही हैं कि आप इन 8 में से कोई भी एक फिगर, ज्यादा नहीं बनाना आपको, कोई एक ही बनाना है, इन 8 में से कोई भी एक फिगर बना लोगे और सॉल्व कर दोगे, पूरे नंबर बकायदा आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस पॉइंट को पहले कॉपी पे नोट करिए। अब आप कहोगे सर आपने 12 की बात की थी, आपने 8 के बारे में नहीं बता दिया है, 4 के बारे में बताना अभी भी बाकी है। बताऊंगा, निश्चिंत रहो, 4 के बारे में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल इस फिगर की एनालिसिस देख लेते हैं। तो अपने 8 में से किसी एक फिगर को एनालाइज कर लेते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। अब अपने 8 में से किसी एक को यहां पे एनालाइज कर लेते हैं, बाकी 7 को एनालाइज करना आपका होमवर्क रहेगा। बाकी 7 के लिए पूरा सॉल्यूशन आप घर में करोगे सर। क्लियर हो गया? होमवर्क नोट डाउन करो। तो मान लो हम अपने इस वाले ओरिजिनल फिगर को ही एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा 70% काम हो चुका है सर। अब इस फिगर में हमें अपना 30% वाला काम करना है, सॉल्व करने का काम करना है। और मैंने आपको बताया था कि मेन काम यही है, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मैंने आपके कंफ्यूजन को यहां पे बहुत हद तक दूर कर दिया होगा। जब 12 फिगर के बारे में बता दूंगा तब तो पूरा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। इसका जो 30% का काम है ना, वो बहुत ज्यादा इजी है और ये हम अभी देखेंगे जस्ट सर। क्लियर है? तो इस फिगर में बार बार चीजें मिटानी ना पड़े, इस वजह से ऑलरेडी बना के मैंने रखा था। अब आ जाते हैं अपने बुक वाले फिगर में सर। क्लियर हो गया?
तो आप यहां पे देख पा रहे होगे कुल मिला के यही सेम कहानी यहां पे फिगर की बन रही है सर। अगेन आपको अपने फिगर में जो भी वर्टिसेस हैं उनका नामकरण कर लेना है, जो नामकरण पसंद हो वो कर लेना है, आपकी मर्जी। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल फिगर में और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि फिगर में मेरे को बताइए कि पहली नजर में क्या क्या दिख रहा है सर, तो आप कहोगे पहली नजर में जादू हो गया। नहीं, पहली नजर में दो बातें दिख रही है। बात नंबर एक कि सर मुझे पहली नजर में कंबाइंड वे में दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, और आपको पता भी है कि सर ने बताया था जितने लाइन ऑफ साइट बनते हैं उतने राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार होते हैं। तो दो लाइन ऑफ साइट हमारे फिगर में थे, दो राइट एंगल ट्रायंगल आने चाहिए थे, आ भी रहे हैं सर। अपने ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो ये पिंक वाला छोटू वाला राइट एंगल ट्रायंगल है सर, और एक ये ऑरेंज वाला बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है सर। तो हमने अपने फिगर में अपने ट्रायंगल्स को यहां पे ड्रॉ कर लिया है, जहां पे ये एंगल 90 डिग्री है, हमें पता था सर। क्लियर हो गया? तो फिगर में पहली नजर में पहली चीज ये दिख रही है सर। दूसरी चीज क्या दिख रही है? तो फिगर में हमें अपने राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के टर्म में कुछ कहानी गिवन है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथ्स का वो कौन सा कंसेप्ट होता है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एंगल और साइड के टर्म में एक साथ काम करता है, तो तुरंत आप जवाब दोगे सर टी रेशो का कंसेप्ट। अब मुद्दा यह है कि टी रेशो तो 6 होते हैं, यहां पे कौन सा टी रेशो काम करेगा सर, यह भी पता करना पता है। कैसे पता करते हैं सर? तो हम ये देखते हैं कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से साइड्स का डेटा गिवन है, कौन से साइड्स का डेटा कैलकुलेट करना है, दोनों बातों को कंबाइन करके सोचते हैं, अपने आप पता चल जाता है कौन सा टी रेशो अप्लाई करना है। लग जाओ काम पे। सबसे पहले अपने पिंक वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो पिंक वाले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये मेरा टारगेट एंगल है सर। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये इतनी दूर क्या हो जाएगा सर? बेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अपने छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किन साइड्स पे एनालिसिस हो रही है? तो कहोगे सर कि छोटे वाले पिंक वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों पे एनालिसिस दिख रही है सर। देखो यहां पे डाटा को देखो, परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों पे एनालिसिस दिख रही है। तो P और B पे बात करने वाला डायरेक्टली कौन सा टी रेशियो होता है? तुरंत कहोगे सर या तो tan या तो cot। अगेन समझाया है कि जब साइन cos tan से काम चल रहा हो तो रेसिप्रोकल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो पिंक वाले के लिए तो समझ में आ गया है सर कि tan का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ होना चाहिए। अब अपने नेक्स्ट ट्रायंगल पे चलते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब अपने ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये मेरा टारगेट एंगल है सर। इसके सामने वाला ये जो होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये पूरा का पूरा बेस का काम करेगा सर। अब फिर से वही कहानी कि बड़े वाले ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन से साइड्स पे आपको एनालिसिस दिख रही है? तो कहोगे सर बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस पे एनालिसिस दिख रही है, यानी कि यहां पे भी P और B पे एनालिसिस मिल रही है। कौन सा टी रेशो डायरेक्टली P और B पे बात करता है? कहोगे सर tan या cot। अगेन tan को चूज करेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल को जनरली चूज नहीं करते। तो अब हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं सर कि हमें अपने दोनों ट्रायंगल को एनालाइज करने के लिए tan का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। तो यहां पे अब अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले छोटे वाले पिंक वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल डैब, DAB। तो यहां पे लिख लेंगे सर सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल डैब DAB। किसका इस्तेमाल करना है? tan का करना है सर इस्तेमाल। अब देखो tan के साथ एंगल क्या जाएगा? तो छोटे वाले पिंक वाले ट्रायंगल के लिए एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा है सर। क्या है? 90 माइनस थीटा है सर। तो tan इस एंगल के साथ tan 90 माइनस थीटा बराबर फिगर के हिसाब से P बाई B। फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए? सर H है। क्या है? आपके टावर की हाइट जिसको आपने H माना है, डिवाइडेड बाय बेस। फिगर के हिसाब से छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस का काम कौन कर रहा है? B कर रहा है सर। कौन कर रहा है? B कर रहा है सर। लिख लिया। इतना क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब
tan 90 माइनस थीटा, इस टाइप की चीज को कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी कंसेप्ट के लेक्चर में सिखा चुका हूं सर। कंसेप्ट अप्लाई कर दोगे तुरंत कह दोगे सर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर हो जाएगा प्लस cot थीटा। तो cot थीटा बराबर यहां पे कितना आ रहा है सर, h/b आ रहा है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे एक ट्रायंगल को सॉल्व किया तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। यानी सर मेरे पास ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट आ रहा है उसमें h है, उसमें b है, उसमें cot थीटा है। मुझे साबित करना है कि h जो होगा ये रूट अंडर ए बी के बराबर होगा, यही तो मुझे साबित करना है, रूट ए बी मीटर्स के बराबर होगा। तो सर h b के टर्म्स में आ रहा है लेकिन ये थीटा एक्स्ट्रा है, और इसको देख के हमें ये क्लियर है सर कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यानी भैया इस फॉर्मेट में थीटा नहीं आने वाला है, यानी कि ये थीटा जरूर किसी ना किसी तरीके से हटेगा, जरूर किसी ना किसी तरीके से गायब होगा। तो भैया अभी एक और ट्रायंगल की एनालिसिस बाकी है, उसकी करके देखते, अपने आप पता चल जाएगा कि थीटा को कैसे हटाएंगे। सर ध्यान दीजिएगा, यहां पे मान लो अब ले लेते हैं यहां पे ब्लू कलर। अब बड़े वाले अपने ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल CAB। तो यहां पे लिखेंगे सर इन राइट एंगल ट्रायंगल कैब CAB, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए अगेन मुझे पता है सर tan का इस्तेमाल करना है। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल जाएगा थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर, अब फिगर के हिसाब से बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, यही h कर रहा है सर, तो h डिवाइडेड बाई बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस का काम कौन कर रहा है सर, पूरा का पूरा a कर रहा है, यही पूरा का पूरा a बेस का काम कर रहा है सर। तो नीचे क्या आ गया, a आ गया। तो अगेन इसको जब मैं देख रहा हूं सर तो यहां पे भी h a के टर्म्स में तो आया है लेकिन फिर से एक थीटा वाला टर्म एक्स्ट्रा है। अब देखो आपके पास दो h को इन्वॉल्व करने वाले टर्म है और आपको इस थीटा वाले टर्म को करना है एलिमिनेट। दिमाग नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल आसानी से दिमाग लगा सकते हो, दो तरीके से दिमाग लगा सकते हो। देखो कैसे कैसे। तरीका नंबर एक, आसान सोचने वाला तरीका। आसान सोचने वाला तरीका मैं लगा दूं तो मुझे पता है सर कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों का एंगल सेम है। समझिएगा बात को, यहां पे भी थीटा है, यहां पे भी थीटा है, दोनों का एंगल अब सेम हो चुका है और tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि अगर cot थीटा यहां पे मुझे पता है तो यहां से मैं tan थीटा नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि b/h हो जाएगा। अब समझिएगा सर tan थीटा इसके भी बराबर है, tan थीटा इसके भी बराबर है, तो गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। क्या इनडायरेक्टली घोड़ा हाथी को बराबर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। घोड़ा हाथी को बराबर कर दो, घोड़ा हाथी को बराबर कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा सर h/a बराबर b/h, ये निकल के आ जाएगा। अब देखो, अब मेरे पास जो इक्वेशन का फॉर्मेट आया है उसमें सिर्फ काम की चीजें हैं, h है, a है और b है, h है, a है और b है। बिल्कुल मेरे पास जो फॉर्मेट आया है वो थीटा से इंडिपेंडेंट हो चुका है, हमने यहां पे अपने थीटा को एलिमिनेट कर लिया है सर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, तो h इंटू एच कितना हो जाएगा, h² हो जाएगा, बराबर a इंटू बी कितना हो जाएगा, ab। अब इस फॉर्मेट को डायरेक्टली सॉल्व करना जानते हैं सर। अब यहां से मैं सीधे लिख सकता हूं h बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ab, यानी h की दो वैल्यू आती हुई दिख रही है सर, ध्यान दीजिएगा। एक h प्लस के साथ, तो प्लस बाहर लिखो ना लिखो एक ही मतलब है सर, h बराबर रूट ए बी एक वैल्यू, और एक वैल्यू h बराबर माइनस रूट ए बी आती हुई दिख रही है सर। इतना मीटर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, आपका a और b की जो यूनिट है, इन डिस्टेंस की जो यूनिट है, सवाल ने दे दिया था मीटर में है सर। क्लियर है। अब देखो इसमें से एक आंसर सही होगा, एक इनवैलिड आंसर होगा। कौन सा इनवैलिड होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला इनवैलिड होगा। क्यों, समझना बात को। देखो a और b क्या है, दूरी है। समझना बात को, बहुत ध्यान से सुनना। a और b क्या है, दूरी है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान दीजिएगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी a भी एक पॉजिटिव नंबर है, b भी एक पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से देखना सर, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा सर, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है, इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। ठीक है सर, इसका एक फाइनल स्क्वायर रूट निकल के आया, बाहर में है एक माइनस साइन।
अब आपका यहां से जो h आ रहा है सर, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक नेगेटिव नंबर। h क्या है सर? तो आपके टावर के हाइट को ही आपने h माना था। क्या हाइट कभी भी नेगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती है सर। इसी वजह से फाइनली हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा ये वाला जो आंसर है ये रिजेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड आंसर। ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल आंसर होगा। तो हमने यहां पे साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हमारे टावर की जो हाइट होगी ये √√AB मीटर्स होगी। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन करें। क्लियर है सर? फंडा समझ में आया? मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। देखो मैंने आपको कहा था ना कि सॉल्व करने वाला काम बहुत आसान होने वाला है। अब देखो यहां पे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे दिमाग लगाते? कुछ सोच सकते हो क्या आप लोग? थोड़ा सा सोचो। तो हमने जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना सर, उस ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत सिंपल से आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर देते हैं यहां पे। कैसे? तो मुझे पता है सर कि दोनों जगह थीटा, और मुझे थीटा को गायब करना है, तब मेरा काम होगा। तो कैसे गायब करें सर? यहां पे tan थीटा, यहां पे cot थीटा है। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं सर, और आइडेंटिटी कहता है कि मेरे tan थीटा और cot थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें पता है सर, बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारा एंगल सेम हो, अगर हमारा एंगल सेम हो सर, तो उस केस में tan और cot का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा, एंगल सेम हो तब, अगर सेम एंगल है उस केस में tan और cot का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। तो tan और cot को यहां से पुट कर दीजिए सर। तो यहां से tan को पुट करेंगे तो h/a, इंटू यहां से cot को पुट करेंगे तो h/b बराबर कितना हो गया? 1। सॉल्व कर लेते हैं सर। तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में h², डिनोमिनेटर में a इंटू बी, ए बी बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो h² बराबर ab इंटू 1 यानी कि ab। h² बराबर ab, अगेन यहां से h की वैल्यू 2 प्लस और माइनस के साथ √√ab आती हुई दिख रही है। माइनस वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, अभी जस्ट हमने देखा, यानी कुल मिला के h बराबर √AB मीटर्स यहां से भी निकल के आ रहा है सर। ऐसे भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट डाउन करो। तो कहानी सभी को समझ में आई? कहानी सभी को क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, अब आपके मन में आ सकता है सर क्या अल्फा बीटा मान के बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। शुरुआत में मैंने आपको बोला था ना कि देखो अल्फा बीटा से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो अल्फा बीटा मान के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं इसको अल्फा मान लेता, इस वाले एंगल को बीटा मान लेता, और हमें यह दिमाग में है कि दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे बना के देख लो सर। तो आपको यह समझ में आ चुका है tan का इस्तेमाल करना है। इसको सभी ने नोट कर लिया। आप देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा। मान लो कोई स्टूडेंट अल्फा बीटा मान के बनाना चाहता है, उसको भी सिखा देता हूं। देखो यहां पे, तो यहां पे समझिएगा, सबसे पहले अपने छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो tan बीटा बराबर, देखिएगा यहां पे tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो वो स्टूडेंट बोल देता tan बीटा बराबर p/b यानी कि h/b, फिगर के हिसाब से h/b। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सॉरी बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए tan के साथ अल्फा जाएगा, तो tan अल्फा बराबर फिगर के हिसाब से p/b यानी कि h डिवाइडेड बाई फिगर के हिसाब से ये बेस क्या है सर? आपका a है। तो tan अल्फा इतना आ रहा है और यहां से आपका tan बीटा इतना आ रहा है सर। और आपको पता है कि आपकी जैसी जरूरत है उसमें tan बीटा tan अल्फा नहीं होना चाहिए, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसकी मदद से करेंगे सर? इसी डाटा की मदद से तो करेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा के बारे में हमें यही तो पता है सर, यही तो जानकारी है, हमें एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे सर? तो आपकी मर्जी है, या तो अल्फा को बीटा के टर्म्स में लिख लो या फिर बीटा को अल्फा के टर्म्स में लिख लो और सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो मैं बीटा को अल्फा के टर्म्स में लिख देता हूं, तो बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहां पे पुट कर दो सर बीटा के बदले, तो tan यहां बीटा के बदले डाल देंगे 90 माइनस अल्फा बराबर h/b। हमें पता है सर अपने कंसेप्ट से कि tan 90 माइनस अल्फा cot अल्फा बराबर h/b, cot अल्फा बराबर h/b। तो यहां से cot अल्फा, यहां से tan अल्फा, अल्टीमेटली वही पहुंच गए। अल्टीमेटली यहां से भी वहीं पहुंच गए सर, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा लिखना पड़ा। इसी वजह से मैंने बोला था कि यहां से बढ़ोगे तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। बना आप यहां से भी सकते हो, क्योंकि आगे की कहानी अगेन आपको पता है। आप चाहो तो इसका रेसिप्रोकल करके इक्वेट कर दो, आप चाहो तो tan इंटू कॉट करके 1 करके बना दो, अगेन यहां से भी सेम रिजल्ट आएगा। कहानी सभी को यहां पे भी समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। अब एक रॉन्ग अप्रोच दिखाता हूं अल्फा बीटा के केस में, एक गलत अप्रोच। ये स्टूडेंट को भी मैंने बहुत सारा अप्रोच देखा है लेते हुए, ध्यान से सुनना। देखो वो क्या गलत अप्रोच है, ध्यान से सुनना। तो फिगर से हमें मिल गया था कि tan बीटा जो है
फिगर से देखो, अल्फा बीटा वाले केस को लेके अगर बनाओगे तो एक गलत अप्रोच दिखा रहा हूं जो स्टूडेंट लेते हैं। सर फिगर के हिसाब से tan बीटा हो जाएगा आपका h डिवाइडेड बाई बी, और फिगर के हिसाब से tan अल्फा हो जाएगा सर h डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब देखो गलत अप्रोच क्या है। आपको शुरुआत से पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है। टेकिंग tan थीटा बोथ साइड्स, टेकिंग tan बोथ साइड्स, तो दोनों साइड tan ले लेंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां पे tan 90 डिग्री हो गया। सर दोनों साइड मैंने tan ले लिया, कर सकते, याद करो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन लेक्चर में सिखाया था। अब आगे, अब इसको एक्सपैंड करो तो tan अल्फा प्लस बीटा का एक्सपेंशन याद करो मैंने आपको सिखाया था। tan a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है? तो tan a प्लस बी का एक्सपेंशन होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई, याद रखिएगा इस एक्सपेंशन को, याद रखिएगा जरूरत पड़ जाती है कई बार। tan a प्लस बी यानी अंदर में एक साथ अगर दो एंगल का सम है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जिसका कई बार यूज हो जाता है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब दो एंगल एक साथ हो सर तो आप उनको अलग अलग इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हो। ठीक है सर, अब इसी फॉर्मूले को यहां पे लगा दूंगा सर, तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब कहोगे सर tan अल्फा भी पता है, tan बीटा भी पता है, पुट कर देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तो कहानी सेट है, राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम है। क्यों? बताओ tan 90 डिग्री क्या होता है? फट से बताओ tan 90 डिग्री क्या होता है? कंसेप्ट में सिखा चुका हूं। आप कहोगे सर आपने सिखाया था कि tan 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड को इन्वॉल्व करने वाली कोई भी मैथमेटिक्स से हम बचते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि अनडिफाइंड पे स्टूडेंट्स क्या मान लेते हैं, अनडिफाइंड के बदले वो 1/0 कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अनडिफाइंड के बदले 1/0 करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटी सी पॉइंट को यहां पे कॉपी पे नोट कर लेना और याद भी रखना कि कभी भी मान लो tan 90 डिग्री आपके पास आ गया और आपको लग रहा है कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप अनडिफाइंड को 1/0 मानते हुए सॉल्व करोगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको 1/0 मान लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी चीज इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर कितना हो गया सर? 0 हो गया। इसको उस तरह भेज देंगे यानी कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको पुट कर दोगे, यहां से भी आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ गया, लेकिन मेथड ये सही मेथड नहीं है, इसको याद रखना। मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड का मतलब मैं आपको सिखा चुका हूं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि जिस एंगल पे अनडिफाइंड होता है उसके अगल बगल प्लस या माइनस इंफिनिटी होता है, और प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए हम कभी कभी 1/0 प्लस या 1/0 माइनस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मैथ ऐसे काम नहीं करती है। तो सिर्फ इमरजेंसी में ही, याद रखिएगा, सिर्फ इमरजेंसी में ही tan 90 को 1/0 मानते हुए बनाओगे, वरना नहीं। मतलब जब आपको यह लग रहा है ना कि अब जीने मरने की बात है सवाल में, यानी और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तभी इमरजेंसी में यह कहानी बनाओगे। यानी इसको अगर आपने थ्योरी में लिख दिया ना तो एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं देगा, हो सकता है नेगेटिव में मार्क्स दे दे, क्योंकि बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है ये। हाँ, कॉम्पिटिशन्स में कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तब ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला तरीका एक गलत तरीका है, इसको दिमाग में रखिएगा। आंसर आ रहा है ठीक है, लेकिन तरीका गलत है, इस चीज को याद रखिएगा सर, क्योंकि अनडिफाइंड के साथ नहीं खेलते हैं, मैंने आपको सिखाया था। क्लियर है? जब 11th में मेरे लेक्चर देखोगे लिमिट के तो आपको ये पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि सर ये क्या 1/0 प्लस 1/0 माइनस प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अनडिफाइंड क्या क्या बोल रहे थे, वहां 11th में जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब लिमिट के लेक्चर देखोगे। ठीक है, तो इस अप्रोच को यूज नहीं करना है किसी स्टूडेंट को। अगेन इसको कॉपी पे नोट कर लो कि दिस अप्रोच शुड नॉट बी टेकन बाय एनी स्टूडेंट। देखो इस अप्रोच से आंसर आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये अप्रोच नहीं लेना है। ये सभी को क्लियर हुआ? कहानी समझ में आई? यहां तक आनी चाहिए। अब देखो, अभी तो सवाल शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ। और देखो और भी बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। अब देखो, तो कुल मिला के हमने जो अपना नॉर्मल तरीका देखा ना सॉल्व करने का, बड़ा सिंपल था सर। एक में tan लगाया, दूसरे में tan लगाया, tan और cot के टर्म में कहानी आ गई। मुझे अपने टी रेशियो को एलिमिनेट करना था ये मिलने के लिए।
तो कैसे एलिमिनेट करना है, दो तरीके से देख लिया। तो कुल मिला के सर बहुत कम स्टेप में यह सवाल सॉल्व हो जा रहा है। इसी वजह से मैंने कहा था आपको कि डायग्राम ही इसका पेचीदा है, सवाल तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब यहां पे आपको इसी फिगर में सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, जाना पहचाना फिगर है क्या? फट से बताओ, जाना पहचाना फिगर है क्या? क्या हमने इस टाइप के फिगर के एनालिसिस कंसेप्ट के लेक्चर में नहीं की थी? बिल्कुल की थी। कंपेयर करो चीजों के, तो अगर चीजों को कंपेयर करोगे तुरंत कह दोगे सर कि उस फिगर के हिसाब से ये जो दूरी होती है ये डी हो जाती है, इस छोटे वाले एंगल को अल्फा कह देते हैं, इस बड़े वाले एंगल को बीटा कह देते हैं, उस फिगर में भी ये एच ही होता है सर। और हमारे पास जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो होता है डी बराबर एच, ब्रैकेट के अंदर कॉट छोटा वाला एंगल यानी कि कॉट अल्फा माइनस कॉट बड़ा वाला एंगल यानी कि कॉट बीटा। सारी चीजों को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो जो जो आपको पता है, ध्यान से देखते जाना। तो डी, अब देखो ये दूरी डी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिगर में जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से ये दूरी डी कितनी है, तुरंत कह दोगे सर कि पूरा ए है, इतनी दूर बी है। अगर ए में बी को घटा दूंगा तो डी ही तो आएगा सर, ए में बी को घटा दूंगा तो डी ही तो आएगा। तो कुल मिला के डी फिगर के हिसाब से किसके बराबर है? ए माइनस बी के बराबर है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। तो डी किसके बराबर है? ए माइनस बी के बराबर है, लिख लिया सर। बराबर यहां पे एच, एच को फिलहाल एच ही रहने देते हैं सर, ठीक है। अब देखो यहां पे ब्रैकेट में कॉट अल्फा, अल्फा की जगह क्या है सर? थीटा डाल देंगे, तो कॉट थीटा माइनस बीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। समझिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा सर। समझ गए बात को? समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर कि एच हम यहां से निकाल सकते हैं, मुझे यही एच निकालना है। आप कहोगे सर एच निकाल सकते हैं, लेकिन एच आएगा थीटा के टर्म में और मुझे थीटा तो चाहिए नहीं, यानी कि थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस अप्रोच को लोगे तो दिमाग ये लगाओ कि आपको थीटा हटाना है। थीटा इस तरीके से हटाना है कि आपकी जो भी कहानी हो वो एच ए बी के टर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा नहीं होना चाहिए भैया। कैसे हटाओगे? आपकी मर्जी है, या तो ये वाला ट्रायंगल उठा लो या तो ये वाला ट्रायंगल उठा लो, और किन्हीं भी ट्रायंगल की मदद से या तो टैन थीटा या तो कॉट थीटा निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, अपने आप थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। मान लो आप छोटा वाला ट्रायंगल उठाते, मान लो छोटा वाला ट्रायंगल उठाते, तो छोटा वाला ट्रायंगल उठाते तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर यहां पे p बाई बी, फिगर के हिसाब से h डिवाइडेड बाई b हो जाएगा। अब अगर कॉट थीटा h बाई बी है तो tan थीटा यहां से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि b बाई h। दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, पूरी कहानी h a b के टर्म में आ जाएगी, यानी कि जो आपको चाहिए वो हो जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। करते हैं सर, तो a माइनस बी बराबर यहां पे h, ब्रैकेट में कॉट थीटा आया है h बाई बी माइनस tan थीटा आया है सर b बाई h। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी यहां पे h, यहां पे सॉल्व करेंगे सर तो डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना हो जाएगा? bh हो जाएगा। अब यहां पे सर सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर। क्लियर है? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहां पे स्टूडेंट करेंगे, जिसको करने से मैंने मना किया आप लोगों को कई बार। देखो आपको क्या निकालना है? h। मैंने आपको याद करो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया था कि कभी भी किसी वेरिएबल को निकालना होता है तो उसको कभी एलिमिनेट नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट इस h से इस h को काट देंगे और कहेंगे सर सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा इसलिए काट दिया। क्यों काटा? क्या सिखाया है? जिस वेरिएबल को कैलकुलेट करना होता है उसको कभी एलिमिनेट नहीं करते। आप प्रॉपरली यहां पे सब कुछ मल्टीप्लाई करके देखो हो क्या रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर तो BH इंटू दिस, समझिएगा BH इंटू ए माइनस बी बराबर इस तरफ हो जाएगा h, यहां पे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो आगे यहां पे सॉल्व करेंगे सर, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ABH, उसके बाद माइनस यहां पे BH इंटू बी यानी कि b स्क्वायर h बराबर राइट साइड में हो जाएगा h स्क्वायर इंटू h यानी कि h क्यूब, और उसके बाद माइनस h इंटू बी स्क्वायर h b स्क्वायर, या फिर इसको b स्क्वायर h बोलो, एक ही बात है। b स्क्वायर h बोलो, h b स्क्वायर बोलो, एक ही बात है सर। क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सर कि ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा सर। तो आपके पास आ रहा है h क्यूब बराबर ABH, इसको भी इधर बुला लेते हैं।
तो एच क्यूब माइनस ए बी एच बराबर 0 सर। एच कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालेंगे तो एक एच कॉमन निकला, यहां बचा एच स्क्वायर माइनस यहां पे बचा है ए बी बराबर 0 हो गया सर। यानी कि यहां पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है सर। तो या तो h 0 के बराबर होगा या तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर होगा। अब देखो h 0 के बराबर क्या कभी भी हो सकता है? क्या कभी भी टावर की हाइट 0 हो सकती? नहीं हो सकती। यह आंसर रिजेक्ट हो गया। अब इस आंसर पे चलते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, यानी कि ए बी को सिर्फ भेज देंगे तो एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। यहां से एच की दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस रूट अंडर ए बी। अभी आपको सिखाया माइनस वाला क्यों नेग्लेक्ट होगा, प्लस वाला लेंगे। यहां से भी देखो सेम आंसर पे पहुंच गए। तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ये अप्रोच आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, इसको आप कॉम्पिटिशन में ही कर सकते हो। और कुल मिला के मैं तो कहूंगा कि इस वाले अप्रोच से ज्यादा फास्ट था हमारा नॉर्मल वाला तरीका। तो इस सवाल में इस अप्रोच पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सॉल्व करने में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पुराने तरीके के मुकाबले ज्यादा टाइम ही लगा है। यहां पे इतना क्लियर हुआ, इतना सभी को समझ में आया, आना चाहिए। फटाफट नोट डाउन करिए। देखो बहुत सारी चीजें लगातार बताते जा रहा हूं सवाल में, ध्यान से हर चीज सुनते जाना और फटाफट जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से नोट डाउन करते जाना। कहानी समझ में आई? कहानी सभी को क्लियर हुई? क्या क्लियर होनी चाहिए? अब आगे बढ़ते हैं सर। देखो अब फिर से मेरी भावनाओं को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो हमने 8 फिगर की कहानी डिस्कस कर ली। तो मैंने आपको 8 में से एक फिगर से बहुत सारे मेथड से सॉल्व करके बताया और आपको होमवर्क दिया है कि बचे हुए 7 फिगर से आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अब बचे हुए 4 फिगर की बात कर लेते हैं। तो याद करिए, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था सर कि अगर ये मेरा ग्राउंड है और ग्राउंड पे ये मेरा टावर है। अभी जस्ट आपको सिखाया था सर, थोड़ा सा फिगर छोटा बना लेते हैं कि अगर ये मेरा ग्राउंड है और ग्राउंड पे इस तरीके से टावर है सर, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारा एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, क्योंकि इस केस में भी मेरे ये 2 पॉइंट्स और मेरे टावर के बेस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में अभी भी लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था शुरुआत में सर, ऐसे भी मान के बना सकते हैं। अब देखो समझना बात को, ये वाला अप्रोच नॉर्मली आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलता। इसी वजह से अगर सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो शुरुआत के 8 तरीके आपको बताए हैं उसमें से किसी भी एक तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ जाए, बना देना। हां, कंपटीशन में सवाल आता है आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है, इसी वजह से बोर्ड एग्जाम में बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। हो सकता है कि जो एग्जामिनर हो, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, वो इंस्टेंटली उतने हड़बड़ी में सोच ना पाए सारी चीजें, वो काट के आगे बढ़ जाए। देखो कई बार ऐसा होता है। क्यों आपको बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि कन्वेंशनल मेथड से बनाना चाहिए? क्योंकि कई बार एग्जामिनर बिल्कुल तेजी में आपके करेक्ट मेथड को भी गलत कर देता है। इसी वजह से जो मेथड सबको मालूम होता है ना, हम नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में उसी से बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कंपटीशन में आप फ्री हो, कंपटीशन में मेथड कोई नहीं देखने जा रहा, आपको जो मर्जी वैसे बना लो सर। इतनी कहानी सभी को समझ में आई, समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे थोड़ा सा इस फिगर के एनालिसिस करके देखते हैं कि यहां से भी सेम आंसर आता है कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा। तो इस फिगर की एनालिसिस में अब हम आगे बढ़ेंगे तो तुरंत कह देंगे सर कि मेरे टावर का यही टॉप देखा जा रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इन्हीं दोनों पॉइंट से मेरा ऑब्जर्वर देख रहा है सर, यानी कि ये भी मेरे ऑब्जर्वर का पॉइंट है, ये भी मेरा ऑब्जर्वर वाला पॉइंट है सर। और आपको बता दिया गया था कि टावर के बॉटम से इन पॉइंट्स की दूरी ए और बी के बराबर है सर। अब अगेन यहां पे आपको क्लियर नहीं है कि इसको ए मानूं कि इसको बी मानूं, आपको क्लियर नहीं है कि इसको बी मानूं कि इसको ए मानूं। तो चूंकि यहां पे क्लियर नहीं है तो इस फिगर में भी आपके पास चॉइस है, आपकी मर्जी है, या इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, या फिर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, प्योरली आपकी मर्जी है। मान लो मैंने रैंडमली क्या किया सर, मैंने रैंडमली इस दूरी को ए मान लिया और इस वाली दूरी को सर बी मान लिया। इतना सभी को समझ में आया? क्या आना चाहिए सर? अब एंगल बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। तो मुझे दिख रहा है सर कि यही मेरा ऑब्जर्वर है, यही मेरे ऑब्जर्वर की आंखें, सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। कुल मिला के सीधा देखने का मतलब यही रेड वाली जमीन वाली लाइन मिलेगी, यानी कि यही हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है सर? अब बनाएंगे लाइन ऑफ साइट। तो एक बार जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ऑफ साइट मिलेगा, एक बार जब सब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट मिलेगा। अब लाइन ऑफ साइट से एंगल कैसे बनाते हैं ये भी पता है सर कि हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एक्यूट एंगल होता है वही मेरे काम का एंगल होता है।
अब यहां से मुझे दिख रहा है सर कि ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे। यानी कि यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और इस लाइन ऑफ साइट की बात करें सर, तो इनके बीच में एक ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। लेते कौन सा, एक्यूट, यानी कि इस वाले को लेंगे। अगेन इनके बीच में बात करें तो ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में सर एक ये एंगल बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। लेते किसको है सर, एक्यूट को। तो किसको लेंगे, इस वाले को लेंगे। मान लो इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डबल लाइन से। तो क्या क्या एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं सर, वो हमने यहां पे मार्क कर लिया। अब देखो आपको क्या बोला जा रहा था, आपको ये बोला जा रहा था सर कि आपके जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर है, यानी उन एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है। तो अगेन आपकी मर्जी है, यहां पे भी अल्फा बीटा का जैसे आपको इस्तेमाल करते हुए सिखाया वैसे बना लो, या फिर कम वेरिएबल से काम कर लो। मान लो मैं इसको थीटा कह देता हूं, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। सर समझ में आया, क्या आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से भी 4 पॉसिबिलिटी आएगी। देखो एक ये पॉसिबिलिटी यहां से हो गई इस फिगर में, और देखो मान लो मैं इसको बी मान लेता, इसको ए मान लेता, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। मान लो मैं इधर थीटा मान लेता, इधर 90 माइनस थीटा मान लेता, तो फिर से ए बी को चेंज करके 2 और पॉसिबिलिटी आती, तो 2 + 2 4 और पॉसिबिलिटी इस फिगर से आ गई। तो 8 शुरुआत में देख लिया था, 4 यहां से, 8 + 4 12 तरीके फिगर बनाने के। तो कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 12 में से किसी भी अप्रोच से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल ने जितनी बात बोली थी ना, इससे हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी बताऊंगा, निश्चिंत रहना, पहले इतना समझ लो। तो ये फिगर की कहानी सभी को क्लियर हुई। मान लो अब किसी एक तरीके से इस वाले फिगर को एनालाइज करके देखते हैं कि एच की सेम वैल्यू आ भी रही है कि नहीं, कि सर बस हवाबाजी कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं। देखो यहां पे, अब फिर से यहां पे जब ऑब्जर्व करोगे सर, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगेन यहां पे आपको पता चल चुका है टी रेशियो का इस्तेमाल करना है। कौन सा टी रेशियो इस्तेमाल करोगे, तो आप तुरंत कहोगे सर कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है सर, देखो मुझे यही टावर की हाइट निकालनी है, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एच मान लेता हूं। तो आप कहोगे सर कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है कि इस पे चर्चा हो रही है। इस पे चर्चा का क्या मतलब है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी पी बी पे बात हो रही है। पी बी पे tan कॉट बात करता है, हम tan का काम करेंगे, यानी इसके लिए tan लगाना पड़ेगा। बिल्कुल यही सेम कहानी यहां पे भी दिख रही है सर, यानी इसके लिए भी tan लगाना पड़ेगा। दोनों के लिए थोड़ा tan लगा के देखिए। इसके लिए tan लगाओगे तो आप बोल दोगे सर tan थीटा बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि h/a। इसके लिए tan लगाओगे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan 90 माइनस थीटा बराबर फिगर के हिसाब से p परपेंडिकुलर, यानी कि h/बेस, यानी कि b। और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, अपने कंसेप्ट के लेक्चर से cot थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर कितना आ गया सर, यहां से h/b। अब अगर इसकी बात की कहानी जानते हो, या तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 करके बना दो, या फिर cot थीटा का रेसिप्रोकल करके tan बना दो, या फिर tan को रेसिप्रोकल करके cot बना दो। इक्वेट कर दो, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी, वहां से भी सेम आंसर आ जाएगा सर। तो किसी भी रास्ते से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है जिसको बहुत हल्के में टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि सवाल में सोचने के कई डायमेंशंस हैं, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन, बार बार कह रहा हूं, दोनों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल की पूरी कहानी यहां पे आपको समझ में आए, क्या बकायदा आनी चाहिए। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। तो ये अप्रोच बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है सर। इसको ऐसे करके मार्क कर लेना, और यहां ब्रैकेट में लिख लेना ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस, ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस। क्लियर हो गया। इतनी कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज पे बात करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहले थोड़ा सा फिगर क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहां पे कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना कि ये सवाल आपको ऐसे वेरिएबल के टर्म में नहीं पूछेगा, डाटा के टर्म में पूछ देगा। कैसे समझना बात को, आपके लिए एक डाटा मैंने सेलेक्ट किया है, वो आपको कह देगा, सवाल यहां पे नोट करना कॉपी पे, डाटा के टर्म में, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at distances 4 meter and 9 meter from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. कई बार डाटा के फॉर्म में ऐसे भी सवाल पूछ देता है सर। अब देखो, जब डाटा के फॉर्म में गिवन है तो यहां पे आपको मालूम है कि कौन डिस्टेंस बड़ा है, कौन सा छोटा, यानी कि इसका मतलब देखो क्या निकलता है, ध्यान से सुनना।
मान लो ये मैंने टावर बनाया, मैंने अपने पॉइंट को यहां यहां माना, समझिएगा बात को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो अब आपको पता है सर कि इनमें से कौन 4 मीटर होगा और इनमें से कौन 9 मीटर होगा। अब यहां तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको 4 मान लूंगा, इसको 9 मान लूंगा। वहां ए बी के टर्म में था, आपको पता नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, इसी वजह से आप कुछ भी मान रहे थे। यहां आपको पता है, तो यहां पे श्योर है ना भैया कि छोटा वाला ही 4 मीटर होगा, बड़ा वाला ही 9 मीटर होगा। तो इस केस में हमारे ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स हो चुके हैं सर कि छोटा वाला 4 होगा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा वाला 9 होगा। हां, एंगल में आप खेल सकते हो, आपकी मर्जी, इसको थीटा मान लो, इसको 90 माइनस थीटा मान लो, आपकी मर्जी, इसको थीटा मान लो, इसको 90 माइनस थीटा मान लो। तो एंगल में खेल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस में अब नहीं खेल सकते सर। तो ये सभी को समझ में आया कि अगर डाटा के साथ सवाल आता है तो आपको यहां पे कैसे रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो डाटा के फॉर्मेट में सवाल आया, बिल्कुल यही सवाल रहा, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसको होमवर्क में नोट डाउन करिए। आपको प्रूव करके दिखाना है कि 6 मीटर आंसर आएगा। इस तरीके से भी और इस वाले तरीके, इस वाले फिगर से भी प्रूव करके दिखाना है। और दोनों ही जगह थीटा 90 माइनस थीटा अल्फा बीटा दोनों कंसेप्ट की मदद से यहां पे भी सॉल्व करोगे, यहां पे भी सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो ऐसे भी ये सवाल कई बार पूछा जाता है सर। और देखो यहां पे दिमाग से अगर हमें ये सवाल का कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में ना, तो हमें सीधे याद है कि हाइट सीधे आती है रूट अंडर ए बी, यानी कि रूट अंडर जो मुझे डिस्टेंस गिवन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के। डिस्टेंस क्या क्या है गिवन सर? 4 और 9, तो रूट के अंदर 4 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 36 हो जाएगा, रूट 36 6 के बराबर। प्रूव करना ही तो है कि 6 मीटर आपकी हाइट होगी सर। तो सीधे अगर मुझे अपने ये जो रिजल्ट है ना, ये अगर याद रह गया तो सीधे आंसर भी कई बार कंपटीशन में निकाल सकते हैं। तो देखो रिजल्ट्स अगर हमें बनाते बनाते याद हो जाते हैं ना, तो इससे कंपटीशन में कई बार बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि मेहनत बचती है, क्योंकि सीधे रिजल्ट दिमाग में फट से पुट किया, आंसर निकाल लिया। अब इसी को टीचर बोल देंगे शॉर्टकट। ये कोई शॉर्टकट था क्या भैया? ये कहां से आया? पूरे सवाल को सॉल्व करके आया, इसी को एक शॉर्टकट बना दिया कई टीचर्स ने जो कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं। तो कहानी समझ पा रहे हो तो याद रखिएगा, सवाल बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सवाल के थ्रू सीखना। ये सवाल आपको YouTube पे या स्कूल के बहुत सारे टीचर बनवा देंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जितना आपने यहां पे सीख लिया वो आपको उतना नहीं सिखा पाएंगे सर, ये समझिएगा। और सीखना इंपॉर्टेंट, अगर आपको आगे PCM लेके पढ़ना है, मैथ में अपने फ्यूचर को इमेजिन करना है, तो सवाल में सीखना जरूरी है। क्योंकि सवाल सीख लोगे ना, फिर तो सवाल में कितना भी इधर उधर ट्विस्ट टर्न करे, आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम को। सभी को यहां पे सवाल की पूरी कहानी समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए सर। क्लियर हो गया यहां पे? तो मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल में जितना भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। हाँ, यहां पे रुको, ये बताने से पहले एक बात मैं बोलना भूल गया जो मैं बताना चाह रहा था अभी जस्ट। मैंने आपको बोला था एक और बात बाद में बताऊंगा, देखो वो बात क्या है, ध्यान से सुनना। सभी ने होमवर्क नोट डाउन कर लिया? अब देखो वो बात क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहां पे देखो दो पॉसिबिलिटी बनी फिगर की, यानी कि आप अपने टावर के इधर पॉइंट रख के भी बना सकते हो, इधर पॉइंट रख के भी बना सकते हो, एक इधर रख के भी बना सकते हो, हर केस से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहीं पे मान लो सवाल आपको ये ऐड करके कह देता ना कि डिस्टेंस ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस and in the same straight line and on the same side of the tower and on the same side of the tower। अब बोल दिया सवाल कि टावर के सेम साइड में दोनों पॉइंट है। अब आप ये वाला फिगर नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल ने कह दिया है कि टावर के सेम साइड पॉइंट है, यानी कि अगर ऐसा सवाल बोल दे तब फिगर फिक्स हो जाएगा, या तो ऐसे बनाओगे फिगर या ऐसे बनाओगे, क्योंकि दोनों ही केस में टावर के सेम साइड में मेरे पॉइंट है। समझ गए? अब आप इस केस में ऐसा फिगर नहीं ले सकते, क्योंकि इस केस में आपके पॉइंट टावर के अपोजिट साइड में है सर। क्लियर हुआ? मान लो यहीं पे बोल देता एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टावर। अब जब अपोजिट साइड बोल देता तब आप ऐसा नहीं ले सकते, आप ऐसा नहीं ले सकते, तब आपको कैसा लेना पड़ेगा? एक इधर लेना पड़ेगा, एक इस तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया भैया कि अपोजिट साइड ऑफ टावर पे पॉइंट्स है। तो इसको भी कॉपी पे नोट कर लेना कि इसी सवाल को अगर और भी ज्यादा लैंग्वेज में ट्विस्ट करता है तब हम कैसे अपने फिगर को ड्रॉ करेंगे, तब हम कैसे अपने फिगर को बनाएंगे। ये क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। कई बार ये सवाल जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो यहां पे ये जो लाइन लिखी है ना, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसके बजाय यहां पे लिख देता है इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। तो कंफ्यूज मत होना, इसका भी अल्टीमेटली मतलब वही है।
क्योंकि इसको अगर मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो बुक्स उधर रखिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे समझना, ये प्लेन है, इसी प्लेन पे मेरे पॉइंट है और टावर होगा, तो अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कई बार यहां पे इन द सेम स्ट्रेट लाइन ना बोलते हुए इन द सेम प्लेन भी बोल देता है, अगेन पूरे एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो इसको भी नोट डाउन कर लो कि यहां पे इसके बदले कई बार बोल देता है इन द सेम प्लेन, अगेन इसका भी सेम मतलब ही निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था, याद करिए, कि प्लेन को सामने से फ्रंट व्यू से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। क्लियर हो गई कहानी? कहानी समझ में आ रही है सर? आनी चाहिए। अब मैं फाइनली कह सकता हूं इस सवाल की पूरी कहानी होती है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में जितनी भी चीजें आपको बताई वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे उस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन केस आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाता है सर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो शुरुआत का थोड़ा सा हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देकर ललचाए और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगे। यहां पे पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा तगड़ा क्वालिटी कंटेंट, पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री, आगे भी रहेगा। इनफैक्ट यहां के टीचर्स आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं ना, उतना आपको दूसरे चैनल्स पे पेड वर्जन में भी नहीं मिलेगा सर, ये मेरी गारंटी रही। तो इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बस अपना प्यार हम पे बनाए रखें सर। थैंक यू।